सभी को राधे राधे। आज हम कक्षा 11 के जीव विज्ञान के ऊपर बात करेंगे कि जीव विज्ञान है क्या। जीव विज्ञान से चर्चा करते हुए हम कोशिका के ऊपर चलेंगे। तो पहले हम जीव विज्ञान के ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि जीव विज्ञान है क्या। जीव विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जीव और विज्ञान से। विज्ञान की परिभाषा आपको पता है, विज्ञान भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, वि प्लस ज्ञान, यानी कि प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं उनका ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। और हम अब जीव की बात कर रहे हैं, तो हम जीव को एक शब्द में परिभाषित करें तो कह सकते हैं कि हम जो वृद्धि और प्रजनन करने में क्षमता रखता हो, क्या हो, वृद्धि और प्रजनन करने की क्षमता रखता हो, उसे हम जीव कहते हैं। चलो, जीव की बात हो गई। अब जीव भी दो प्रकार के होते हैं। जीव कितने प्रकार के होते हैं? जीव दो प्रकार के होते हैं। पहला जंतु, फिर पादप। जंतु और पादप, जीव दो प्रकार के होते हैं। जंतु की बात करें तो जंतु के जो जितने भी जीव जंतु है, जैसे मानव हो गया, पक्षी हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, इनके बारे में जो अध्ययन करते हैं उसे प्राणी शास्त्र कहते हैं। मानव, पक्षी, कीड़े मकोड़े, इनके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? प्राणी शास्त्र कहलाता है, क्योंकि प्राणी शास्त्र के अंदर ही हम अध्ययन कर सकते हैं मानव, पक्षी, कीड़े मकोड़े के। अब बात करते हैं पादप की। तो पादप का अध्ययन करना ही वनस्पति विज्ञान कहलाता है। तो हम चर्चा कर रहे थे जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान को हमने दो भागों में बांटा, जीव और विज्ञान। विज्ञान की हमने चर्चा की कि वी प्लस ज्ञान से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं उनका ज्ञान प्राप्त करना या उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना। फिर बात की हमने जीव को भी हमने परिभाषित किया कि जो वृद्धि और प्रजनन करने की क्या रखता हो, क्षमता रखता हो, उसे हमने जीव कहा। जीव को भी हमने दो भागों में बांटा, पहला जंतु और पादप। जंतु के अंदर हमने कहा मानव, पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि आते हैं, और इनका अध्ययन प्राणी शास्त्र के अंदर किया जाता है। पादप की बात की हमने, तो पादप का अध्ययन करना ही वनस्पति विज्ञान कहलाता है, यानी कि पादप का जो अध्ययन है वो वनस्पति विज्ञान के अंदर किया जाता है। अब हम बात करते हैं आगे। तो जीव विज्ञान की हम बात कर रहे हैं, तो जीव विज्ञान के अंदर सिर्फ जीवों का अध्ययन किया जाता है कि जीव किस प्रकार के होते हैं। जीव विज्ञान के अंदर जीवों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन? जीवों का अध्ययन किया जाता है। यह बात भी हो गई, यानी जीवों का अध्ययन, जीव किस प्रकार रहते हैं, उनका रहन सहन, खान पीन, इनके बारे में किया जाता है। उनकी भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधि, भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधि इत्यादि के बारे में। और हाँ, शरीर में जितनी भी प्रकार की क्रियाएं होती है, पाचन से लेकर श्वसन वगैरह, उन सब क्रियाओं का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। शरीर में होने वाली सभी क्रियाओं का
अध्ययन किया जाता है। तो देखो यह बात आपके भी समझ में आ गई कि जीव विज्ञान के अंदर जीवों का अध्ययन किया जाता है। जीवों का अध्ययन की बात करते तो वो उनका रहन सहन, खान पीन, भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधि, फिर शरीर में होने वाली सभी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो यह बात तो आपके समझ में आ गई कि क्या बात है। अब हम बात करते हैं जीव। अब हम बात करते हैं जीव के ऊपर कि जो एक जीव है वो कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। हमारा शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो वहां तक पहुंचने से पहले हम एक बार बात कर लेते हैं कि जीव जो कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। ये जीव है। जीव एक कोशिका व बहु कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है। एक कोशिका व बहु कोशिका से मिलकर बना होता है। से मिलकर बना होता है। ठीक है, यह बात हो गई। अब देखो एक कोशिका और बहु कोशिका क्या है। एक कोशिका यानी कि वे जीव जो एक कोशिका से बनते हों। वे जीव जो एक कोशिका से बनते हैं उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। अब आप देख सकते हो कि एक कोशिकीय जीव की परिभाषा क्या होगी। एक कोशिका से बनने वाले जीव। इसी प्रकार बहु कोशिका से बनने वाले जीव की परिभाषा की बात करें हम तो बहु कोशिका से बनने वाले जीव को बहु कोशिकीय कहते हैं। बहु कोशिकीय कहते हैं। देखिए यह बात होगी कि एक कोशिका से बनने वाले जीव को एक कोशिकीय कहते हैं। एक कोशिका जीव के उदाहरण है अमीबा, बहु कोशिकीय की बात करें मानव, पेड़ पौधे इत्यादि। अब देखो जो जीव है उस जीव में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, हम बात कर रहे थे कि जो जीव है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो जीव को चलाने के लिए, उसके संचालन के लिए जो क्रियाएं होती है शरीर के अंदर, वो सभी क्रियाएं कोशिका के माध्यम से होती है। अर्थात जीव में होने वाली सभी क्रियाएं, जीव में होने वाली सभी क्रियाएं किससे होती है? कोशिका के माध्यम से होती है। देखो हम बात करते हैं कि सभी क्रियाएं कोशिका के माध्यम से होती है। कैसे होती है वो देखना। हम श्वसन करते हैं। श्वसन भी किससे बना हुआ है? कोशिका एक अंग है। श्वसन तंत्र है, उससे श्वसन करते हैं हम। श्वसन तंत्र से श्वसन करते हैं। ठीक है, श्वसन तंत्र किससे बना है? उत्तक से। और उत्तक किससे बना हुआ है? ये उत्तक से बना हुआ है। उत्तक कोशिका से बना हुआ है। यानी कि बात करते हैं तो कोशिका मिलकर उत्तक बनाती, उत्तक मिलकर श्वसन तंत्र बनाया, श्वसन तंत्र के माध्यम से हम श्वसन कर रहे हैं। तो बात ये हुई ना कि कोशिका का एक समूह है जो श्वसन की क्रिया कर रहा है। तो हमने बात किया कि जीव में होने वाली सभी क्रियाएं कोशिका के माध्यम से होती, यही बात की थी ना हमने। तो फिर ये चिंता वाली बात ही नहीं। अब हम बात करते हैं कि कोशिका क्या है। अब हम कोशिका पर आते हैं। कोशिका के साथ साथ ही 11th क्लास का 8वां अध्याय है NCERT का
कोशिका जीवन की इकाई है। क्या है? कोशिका जीवन की इकाई। कोशिका जीवन की इकाई 8 नंबर अध्याय है NCERT वाला। देखो अब हम बात करते हैं सिर्फ कोशिका की। कोशिका है क्या? कोशिका है क्या? शॉर्ट एक शब्द के अंदर आपको समझाऊं तो कोशिका जो पृथ्वी के जितने भी समस्त जीव हैं, पृथ्वी के जो समस्त जीव हैं वो सभी कोशिकाओं से मिलकर बना होते हैं। यानी कि हम कह दें समस्त जीव कोशिका से बना हुआ है। कोशिका से बना हुआ है। ठीक है। यानी कि कोशिका है जो जीव का क्या करती है? निर्माण करती है। जीव का निर्माण करती है। निर्माण करती है तो उसको एक रूप भी देती होगी। रूप देती है अर्थात उसकी संरचना का कार्य करती है। क्या करती है? संरचना का कार्य। कोशिका ने यदि शरीर का निर्माण किया है तो उसके अंदर गतिविधियां भी करेगी। उस शरीर को, जीव को जिंदा रहने के लिए जो आवश्यक क्रिया है वो भी करेगी। तो कोशिका को हम कोशिका क्या करती है? क्रिया करती है। क्रिया करती है तो हम उसे क्रियात्मक रूप भी कह सकते हैं। यह हो गई क्रियात्मक। यानी कि कोशिका एक तो शरीर का निर्माण करती है। कोशिका ही शरीर में होने वाली सभी क्रियाएं करती है। तो हम कोशिका को परिभाषित कर सकते हैं कि कोशिका सभी जीवों की शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। कोशिका क्या है? सभी जीवों की शरीर की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है। यह देखना आप, सभी जीवों की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है। अब देखना, यह तो हमने बात कर ली कि क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है। संरचनात्मक इकाई कैसे है? जैसे हम बात करते हैं कि जो एक ईंट और एक ईंट को जोड़कर ऐसे हम अनेक ईंटों से एक मकान का निर्माण करते हैं। मकान का निर्माण किया हमने, एक ईंट ऐसी अनेक ईंटों को जोड़कर। इसी प्रकार एक कोशिका से दूसरी कोशिका, दूसरी से तीसरी, तीसरी से ऐसे अनेक प्रकार की कोशिकाएं जुड़कर शरीर का निर्माण करती हैं। जैसे जैसे शरीर का निर्माण हो जाता है तो वो फिर उसके अंदर क्रियात्मक यानी कि जो क्रियाएं होती है जीव को जीवित रहने के लिए, वो क्रियाएं भी कोशिका ही करती है। तो हम कोशिका को परिभाषित कर चुके हैं कि सभी जीवों की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। कोशिका को यदि कहें हम छोटे से रूप में तो क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई है। जीवन की मूलभूत इकाई है। क्या है? जीवन की एक मूलभूत इकाई है। यदि आप परिभाषा के रूप में इसको भी लिखते हो तो भी इसे गलत नहीं कर सकते। जीवन की एक क्या है? मूलभूत इकाई है। यह बात हमने कर ली। अब हम छोटे छोटे से एक रूप में समझते चलते हैं कि संरचनात्मक व क्रियात्मक को एक छोटे से रूप में समझते हैं कि है क्या यह संरचनात्मक। संरचनात्मक की हमने बात की तो हमने कहा कि संरचनात्मक क्या है? एक रूप है, ढांचा है एक जीव का। कोशिका क्या करती है? एक ढांचा का निर्माण करती है। संरचनात्मक क्या है? है।
संरचनात्मक की बात की थी हमने, तो एक एक कोशिका मिलकर क्या करती है, संरचना का निर्माण करती है, संरचना का निर्माण करती है। संरचना का निर्माण करती है। और ये निर्माण क्या करता है, संरचना का निर्माण करती है। हमने बात की थी कि एक एक ईंट जुड़कर मकान का निर्माण कर होता है, उसी प्रकार एक एक कोशिका मिलकर संरचना का निर्माण करती है। अब कैसे करती वो देखना। ये एक कोशिका है, इसका विभाजन हुआ, दो कोशिका बनी, इसका फिर विभाजन होगा, ये दो, यानी कि चार कोशिका बनी। कितनी, चार कोशिका। ये चारों कोशिका क्या करेगी, कोशिका समूह बनाएगी। कोशिका समूह बनकर क्या करेगी, उत्तक का निर्माण, उत्तक फिर उत्तक अंग का निर्माण करेगा, उत्तक अंग आगे अंग का निर्माण करेगा, अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करेंगे, अंग तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करेंगे। ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि जो एक कोशिका है, सेल, वो कोशिका समूह बनकर उत्तक का निर्माण करती है, उत्तक अंग का निर्माण करता है, उत्तक अंग है जो एक अंग का निर्माण करता है, अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं, अंग तंत्र क्या करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। तो आपको संरचनात्मक क्या है वो समझ में आ गया होगा। अब है क्रियात्मक। क्रियात्मक क्या है, क्रिया कैसे, शरीर बना, ठीक है, शरीर को चलाने के लिए जो आवश्यक क्रिया है, श्वसन हो गया, पाचन हो गया, वो है, वो किसके माध्यम से होता है, वो अंग तंत्र के माध्यम से होता है। श्वसन का कार्य कौन करता है, श्वसन तंत्र करता है। पाचन का कार्य कौन करता है, पाचन तंत्र। यानी कि कोशिका एक शरीर का निर्माण भी करती है, उसे चलाने के लिए जो आवश्यक क्रियाएं होती हैं वो भी करती है। इसलिए हम कोशिका को क्या कहते हैं, सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। चलो ये बात भी हो गई। अब हम बात करते हैं कोशिका को हम देख कैसे सकते हैं। हमने इतनी बात करनी, कोशिका 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 ये होती है, कोशिका शरीर का निर्माण करती है, कोशिका शरीर को चलाती है, कोशिका एक कोशिका से जीव बनते हैं, बहु कोशिका से जीव बनते हैं, लेकिन कोशिका है क्या, कोशिका को हम देख कैसे सकते हैं। कोशिका को हम देखें कैसे। देखो हम एक बात करते हैं, जो जल का अणु होता है H2O, क्या होता है H2O। यदि हम बात करें ये एक अणु हो, क्या हो, एक अणु, तो उसको हम नहीं देख सकते। यदि यही H2O क्या हो, एक गिलास भर अणु हो, क्या हो, एक गिलास अणु हो, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। क्योंकि H2O क्या एक जल ही तो है ना, एक जल का अणु तो है। और ये गिलास भर जल हो, क्या हो, गिलास भर जल, तो हम उसको आसानी से देख सकते हैं। जैसे ही कोशिका को क्या है, एक कोशिका को हम नहीं देख सकते, एक सेल को हम नहीं देख सकते, लेकिन सेल के समूह को हम क्या देख सकते हैं, समूह को हम देख सकते हैं। समूह को कैसे, ये देख लो, ये कोशिका का समूह है, इसको हम आसानी से देख सक रहे हैं। हमारा शरीर भी कोशिकाओं से ही तो मिलकर बना हुआ है, तो हम आसानी से देख पा रहे हैं। तो ये बात तो हुई नहीं कि हम कोशिकाओं को नहीं देख सकते। हाँ, यदि एक कोशिका को देखना हो ना, यदि एक कोशिका को देखना हो तो हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं
कि कोशिका शब्द कहाँ से लिया गया है और उसका अर्थ क्या है। फिर बात करेंगे कोशिका शब्द की खोज किसने की। तो कोशिका शब्द है जो ग्रीक भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा का शब्द है। कोशिका क्या है, एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रिक्त स्थान। क्या होता है, जिसका अर्थ क्या है, रिक्त स्थान। कोशिका ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान को हम खाली कोष्टक भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, एक कोष्टक। अब आपके बात समझ में आ गई होगी कि कोष्टक। और कोष्टक शब्द किसने नाम दिया था, आपको याद ना हो तो मैं बता दूं, रोबर्ट हुक ने दिया था। क्योंकि रोबर्ट हुक ने ही तो कोशिका की खोज की थी। तो अब बात करते हैं कि रोबर्ट हुक ने क्या किया। रोबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में 1665 ईस्वी में बोतल के कोरक में क्या देखा, बोतल के कोरक में मधुमक्खी के छत्ते, मधुमक्खी के छत्ते के अनुसार संरचनाएं देखी, छत्ते के समान संरचना देखी। क्या किया इसने, जो मधुमक्खी का जो छत्ता था उसके अनुसार क्या देखी थी, संरचना देखी। इस संरचना को इन्होंने सेलुला नाम दिया था। संरचना देखी और इसको क्या नाम दिया था, संरचना देखी तथा इसको सेलुला नाम दिया। क्या नाम दिया, सेलुला, यानी कि कोष्ठक नाम दिया। कोष्ठक को ही हम क्या कहते हैं, अब कोशिका कहते हैं। कोशिका नाम दिया, ठीक है। रोबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में बोतल के कोर्क में मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना देखी तथा इसको सेलुलर कोष्ठक या कोशिका नाम दिया था। इसके बाद हम कह रहे थे, तो इन्होंने क्या, एक बोतल थी, बोतल का ढक्कन था जिसे हम पहले कोर्क कहते थे। यह कोर्क क्या है, एक लकड़ी का बना होता था। कोर्क किससे बना होता था, लकड़ी से। और लकड़ी उस समय फूली हुई थी। फूली हुई होने के कारण उसमें छोटे छोटे छिद्र दिख रहे थे, इस प्रकार से अनेक। इन छिद्रों को इन्होंने स्वयं निर्मित जो सूक्ष्मदर्शी थी, क्या थी, सूक्ष्मदर्शी, उससे देखा। और इनको देखने पर इनको लगा कि ये मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, मधुमक्खी का, उसके समान ये संरचना है। और ये संरचना क्या है, खाली है। ये जो दिख रही थी ये अंदर से खाली दिख रही थी इनको। तो इन्होंने क्या नाम दे दिया कि ये कोष्ठक है, कोष्ठक या सेलुला नाम दे दिया। फिर सेलुला को धीरे धीरे कोशिका कहने लगे। ये बात तो हो गई आपकी रोबोट हुक की। हाँ, रोबोट हुक ने जो ये अध्ययन किया था क्या क्या कोशिका के बारे में, इसको इन्होंने माइकोग्राफिया पुस्तक में लिखा था। किस में लिखा था, माइकोग्राफिया पुस्तक में लिखा था। माइकोग्राफिया पुस्तक में लिखा, ठीक है, इस अध्ययन को। और इन्होंने जो रोबोट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी वो मृत कोशिका थी। कौन सी कोशिका थी, मृत कोशिका की खोज की। किसने की थी, रोबोट हुक ने। यह बात हो गई थी। सर्वप्रथम कोशिका की खोज करने वाला व्यक्ति भी रोबोट हुक है।
सर्वप्रथम कोशिका की खोज करने वाला कौन है? रोबर्ट हुक है। और मृत कोशिका को भी सबसे पहले इसी ने देखा था। कोशिका की खोज इन्होंने की थी, और जिस कोशिका की खोज की थी वो कोशिका क्या थी? एक मृत कोशिका थी। ठीक है, ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं जीवित कोशिका की खोज किसने की? ये तो मृत कोशिका थी। अब जीवित कोशिका के बारे में बात करते हैं। तो 1674 के अंदर 1674 के अंदर एक एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक था। क्या था? एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक था। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। जीवित कोशिका की खोज की। ये जब जीवित कोशिका की खोज कर रहे थे तो इन्होंने जीवाणु, आरबीसी, शुक्राणु इत्यादि का क्या कर रहे थे? अवलोकन कर रहे थे। इनका क्या कर रहे थे? अवलोकन, कि ये होते क्या है, ये होते क्या है। और जीवित कोशिका की खोज की तब इनको जीवाणु के बारे में पता चला। तो इन्होंने सबसे पहले जीवाणु को देखा था। तो जीवाणु का जनक भी एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक को ही कहा जाता है। एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक को, क्योंकि इन्होंने जीवित कोशिका के रूप में सबसे पहले किसको देखा था? जीवाणु को देखा था। ये बात आपकी हो गई थी। हाँ, अब कोशिका का एक छोटा सा चित्र बना के बता देता हूँ कि कोशिका होती क्या है। फिर इसकी बात करेंगे कि कोशिका में है क्या, कोशिका का सिद्धांत क्या है, कोशिका कितने प्रकार की होते हैं। ये छोटी छोटी होते हैं, हम करते चलेंगे। एक बार छोटा सा कोशिका का आपको चित्र बता देता हूँ कि कोशिका है क्या, क्योंकि एक बहुत छोटी सी चीज आ रही है कि केंद्रक क्या है। आपको पता होगा कि केंद्रक कोशिका के केंद्र में पाया जाता है। इसकी खोज भी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, और वो की थी 1831 के अंदर। कब की थी? 1831 में की थी, और उस आर्किक नाम के पादप में की थी। आर्किक नाम का जो पादप था उसके अंदर केंद्र की खोज की थी। अब मैं एक छोटा सा कोशिका का चित्र बना देता हूँ आपको समझने के लिए कि कोशिका होती क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि कोशिका के अंदर क्या क्या चीज है। फिर कोशिका सिद्धांत की बात करते हुए हम आज इस लेसन को यहीं ब्रेक देंगे। फिर अगले वीडियो में इसको आगे बढ़ाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कोशिका के चित्र के ऊपर। कोशिका है क्या वास्तव में? या यूं हम ऐसे ही कर रहे हैं कि कोशिका 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 दिखती कैसी है। ये लीजिए कोशिका का चित्र। ये कोशिका हो गई, ये आपका केंद्रक, देखो इस प्रकार से कोशिका बनी हुई है। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपकी गोल्जी का है। देखो अभी एक बार हम समझ रहे हैं, फिर यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका के प्रकार पढ़ेंगे। उस समय हम कोशिका को एकदम आसानी से पढ़ेंगे, कोशिका वास्तव में है क्या, और कोशिका को देखेंगे कि कोशिका है कैसी। तो आप चिंता न करें कि अभी इस प्रकार का चित्र बनाया हुआ है हमने। बहुत ही अच्छा सा चित्र बन रहा है, आप चिंता ना करें कि कोशिका, वैसे मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि कोशिका है क्या। ये देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया बता दिया मैंने आपको। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ये आपकी गोल्जी काय है, ये आपके राइबोसोम है,
ये आपकी अंतःपर्देवी जालिका है। ये केंद्रक है। और केंद्र के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ है। केंद्र के अंदर गुणसूत्र हो गया, डीएनए, आरएनए पाए जाते हैं। ये जीव द्रव्य पदार्थ है। ये कोशिका झिल्ली, ये आपका कोशिका का चित्र है। कोशिका के अंदर क्या क्या पदार्थ पाए जाते हैं, इन सभी के बारे में हम अब अध्ययन करेंगे कि राइबोसोम का क्या कार्य है, अंतःपर्देवी जालिका का क्या कार्य है, केंद्रक, गोल्जी इकाई, माइटोकॉन्ड्रिया, जीवद्रव्य पदार्थ, ये सभी जो है किस प्रकार कार्य करते हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और आगे हम देखेंगे कि कोशिका जो है वो क्रिया किस प्रकार करती है। कोशिका शरीर का निर्माण तो कर दिया, कोशिका क्रिया किस प्रकार करती है यह भी हम देखेंगे। तो आपको इतना समय बता देता हूँ कि ये जो जीव द्रव्य है, इस जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजी ने की थी। किसने की थी? पुरकिंजी ने की थी इस जीव द्रव्य की खोज। और इसको एक नाम भी दे रखा है, प्रोटोप्लास्ट नाम। जीव द्रव्य को हम प्रोटोप्लास्ट भी कहते हैं। और प्रोटोप्लास्ट नाम ह्यूगो वॉन मोल ने दिया था। किसने दिया था? मैं यहाँ बता देता हूँ, इस कोशिका झिल्ली को हटाकर। प्रोटोप्लास्ट नाम ह्यूगो वॉन मोल ने दिया था। क्या नाम दिया था? प्रोटोप्लास्ट। इतना सा सिंपल नाम दिया था इन्होंने, प्रोटोप्लास्ट। लेकिन कभी कभी इसको पूछ लेता है आपके, अभी कोविड-19 के स्थिति के कारण पेपर आते हैं एक शब्द के या रिक्त स्थान, एबेसेड, ये ज़्यादा आ रहे हैं। तो आपको तैयारी क्या करनी है? छोटे छोटे प्रश्नों को लेकर तैयारी करनी है। और मैं आपको हर चैप्टर के बाद जितने भी एक ही नंबर के प्रश्न बनते हैं वो सभी आपको मैं बता दूंगा। तो आप चिंता ना करें कि आपका अध्ययन है जो बहुत ही सरल हो जाएगा। आपके अध्ययन को मैं सरल करने के लिए ही तो यहाँ पर बैठा हूँ। आपके अध्ययन की तो मुझे चिंता है कि मेरे जो बच्चे हैं वो परीक्षाओं के अंदर घबराए नहीं, अच्छे नंबर लाए, अच्छे नंबरों से पास हो और आगे चलकर कोई डॉक्टर बने, कोई कुछ बने, लेकिन बने जरूर। यही तो मैं आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो देखिए, अब हम बात करते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका के प्रकार से पहले कोशिका सिद्धांत, कि कोशिका के सिद्धांत के बारे में क्या कहा गया है। क्योंकि एक सिद्धांत है कि कोशिका निर्माण होता है तो कैसे होता है, वापस कोशिका कार्य करती है तो कैसे करती है, इसके बारे में एक चर्चा है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कोशिका सिद्धांत, ये जो कोशिका सिद्धांत है इसको प्रतिपादित करने वाले दो वैज्ञानिक थे। कौन थे? प्रतिपादित करने वाले दो वैज्ञानिक थे। पहला मैथियस स्वाइडन था, दूसरा थियोडोर स्वान था। जर्मनी के थे ये, जर्मनी वनस्पति वैज्ञानिक, जर्मनी वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस स्वाइडन था। 1838 के अंदर थे ये। और दूसरे वैज्ञानिक थे ब्रिटेन के, यानी कि ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, ब्रिटिश प्राणी शास्त्र वैज्ञानिक थे, प्राणी वैज्ञानिक थे। उनका नाम था
थियोडोर स्वान, इन्होंने काम किया था 1839 में। देखो इन्होंने जो एक कोशिका सिद्धांत दिया था, दो थे, जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस स्वाइडन और ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर स्वान। देखो इन्होंने सिद्धांत ये दिया था, जो स्वाइडन साहब थे वो वनस्पति का अध्ययन कर रहे थे, तो इन्होंने कहा कि जो वनस्पति, जो पादप है, पेड़ पौधे हैं, वो कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। कि आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि इसको कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले दो वैज्ञानिक थे। पहला वैज्ञानिक जर्मनी वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस स्वाइडन 1838 में पादपों के ऊपर अध्ययन कर रहे थे, तो उन्होंने ये पता लगाया कि जो पादप है वो कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, फिर बात आई उसी समय ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर स्वान 1839 में ये प्राणी के ऊपर अध्ययन कर रहे थे, जीव जंतु के ऊपर। तो इन्होंने भी ये पाया कि जो जीव है, जो जंतु, वो भी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। तो इन दोनों ने एक बात कही कि पादप और प्राणी दोनों किससे मिलकर बने हुए हैं? कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, यह बात तो हो गई, कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। तो इन्होंने एक बात कही कि कोशिका सभी जीवों को इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, सभी जीव कोशिका उत्पाद से मिलकर बना होता है। किससे? कोशिका उत्पाद से मिलकर बना होता है। सही बात है, हम भी पढ़ रहे हैं कोशिका व उत्पाद से मिलकर बनी हुई, कोशिका और कोशिका के उत्पाद से मिलकर बनी हुई है। सही बात है, यह बात भी हो गई। लेकिन इन्होंने क्या है कि जो कोशिकाओं के बारे में बता दिया कि कोशिका एक एक जुड़कर शरीर का निर्माण करती है, लेकिन इन्होंने यह नहीं बताया कि कोशिका है जो, उसका निर्माण कैसे होता है। कोशिका का निर्माण कैसे होता है यह नहीं बता पाए, तो इनका सिद्धांत यहीं ही रुक गया। जब इन्होंने ये नहीं बताया कि कोशिका का निर्माण कैसे होता है, तो हम कैसे समझेंगे कि शरीर का निर्माण तो हो रहा है कोशिका से, लेकिन हो कैसे रहा है। तो इस बात को कोशिका का निर्माण बताने वाले एक वैज्ञानिक आए थे, रुडोल्फ विरकोव। कौन थे? रुडोल्फ विरकोव। इन्होंने यह स्पष्ट किया कि जो कोशिका का निर्माण है वो क्या होता है, जो पूर्ववर्ती कोशिका थी, जो पुरानी कोशिका है, उनके विभाजन से कोशिका का निर्माण होता है। तो अब हम देखते हैं कि कोशिका विभाजन है क्या। रुडोल्फ विरकोव को देते हैं। कोशिका सिद्धांत ने यहाँ पर एक नया मोड़ लिया और यहीं से एक प्रश्न बनता है कि जो कोशिका का नया सिद्धांत है वो क्या है। वैसे तो आपको इतना सा ध्यान रखना कि कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले के बारे में पूछा जाता है, फिर कोशिका सिद्धांत के जो कथन है दो वो पूछा जाता है। यदि पूछ ले कि रुडोल्फ विरकोव ने जो कथन है वो बताए, उसका एक कथन था ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो इसका अर्थ होता है कि जो पूर्ववर्ती कोशिका है उसके विभाजन से नई कोशिका का निर्माण होता है। मैं आपको बता देता हूं कि रुडोल्फ विरकोव ने बताया कि कोशिका विभाजित होती है।
रुडोल्फ विरकोव ने बताया कि कोशिका क्या होती है, विभाजित होती है। और ये विभाजित होती तो किससे होती है, तो आप ये देखना कि कोशिका का जो विभाजन है, कोशिका का निर्माण, कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। ठीक है, तो इन्होंने ये बात कह दी कि जो ये कोशिका है इसका निर्माण अब कैसे हुआ था, जो एक पूर्ववर्ती कोशिका थी उसके विभाजन से हुआ था, ये बात इन्होंने कही थी। और इनका जो कथन है वो एक नंबर में पूछा जाता है और कई बार पूछा है कि जो रुडोल्फ विरकोव का कथन है, स्टेटमेंट, वो क्या है लिखे, तो वो है ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, इनका ये कथन है। और इन्होंने कोशिका सिद्धांत को वापस एक नया मोड़ दिया। तो पहला कथन तो आपको पता था कि कोशिका, वे कोशिकाओं के उत्पाद से जीव का निर्माण होता है। दूसरा कथन है, आप लिख सकते हो कि नई कोशिका की उत्पत्ति, नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती यानी पुरानी कोशिका के विभाजन से होती हैं। ठीक है, यह बात आपके समझ में आ गई कि कोशिका सिद्धांत है क्या। कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले दो वैज्ञानिक थे, एक तो वनस्पति, एक प्राणी शास्त्र। वनस्पति वैज्ञानिक का नाम था स्वाइडन और प्राणी वैज्ञानिक का नाम था स्वान। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। फिर आए थे, इन्होंने ये बात नहीं बताई कि कोशिका का निर्माण कैसे होता है। तो फिर आए थे रुडोल्फ विरकोव ने। रुडोल्फ विरकोव ने बताया कि कोशिका विभाजित होती है, कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती यानी कि पुरानी कोशिकाओं से होता है। फिर ओमनिस सेलुला ई सेलुला के कथन दिया था इन्होंने। फिर उन्होंने एक बात कही कि नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होती। कोशिका सिद्धांत ये दो थे। ठीक है, इसको नया कोशिका सिद्धांत कहते हैं रुडोल्फ विरकोव को। और बाकी तो कोशिका सिद्धांत ही आ जाए तो सिर्फ प्रतिपादित करने वालों का लिखना है, और नया कोशिका सिद्धांत आ जाए तो यहाँ तक लिखना है आपको। अब हम बात करते हैं कोशिका कितने प्रकार की होती है। कोशिका जो है वो क्या है, कोशिका के अंदर क्या क्या पदार्थ हैं, छोटा सा उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उस अध्ययन के बाद कोशिकाओं के प्रकार, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। इन दोनों प्रकार को हम पढ़ेंगे और फिर हमारे कार्य होंगे कि यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या पाया जाता है और उनका क्या कार्य है, और वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, कि पादप में पाई जाती हैं, प्राणी में पाई जाती हैं, या एक कोशिका में पाई जाती हैं, और वो क्या कार्य करती हैं। तो हम बात करते हैं सिर्फ कोशिका। कोशिका होती है सिर्फ दो प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहली है यूकेरियोटिक, दूसरी है प्रोकैरियोटिक। अब आपको पता चल गया होगा कि कोशिका दो प्रकार की, और कोशिका का दो प्रकार है जो वो केंद्र के माध्यम से हुआ था। किसके माध्यम से? ये जो प्रकार बने हैं ना, कोशिका का विभाजन दो प्रकार से हुआ कि कोशिका है कैसे, कोशिका एक प्रकार की या दो प्रकार की। तो हम इस केंद्र के माध्यम से कोशिका को डिवाइडेड किया है कि कोशिका दो प्रकार की होती है, यूकेरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। यूकेरियोटिक कोशिका का अर्थ होता है जिसमें केंद्र क्या हो, उपस्थित हो, पूर्ण विकसित हो,
और प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्र क्या है, अल्प विकसित है, यानी कि विकसित नहीं है, अल्प विकसित, जिसे हम कह सकते हैं कि इसमें केंद्र क्या है, पुराना है, केंद्रहीन कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, आपको अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कोशिका के प्रकार को लेते हुए कि कोशिका क्या है, कोशिका की संरचना के बारे में बात करेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कुछ ना कुछ तो ज़रूर करें, ये आपका फर्ज है कि कुछ नहीं तो अनलाइक तो ज़रूर करें। धन्यवाद।